आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम इलॉन मस्क के जीवन के बारे में जानेंगे। ये ही इलॉन मस्क का ये थर्ड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलोन मस्क पेपाल बनाकर पहले ही बहुत मशहूर हो चुके थे। प्रेस उनके बारे में छापना पसंद करती थी। लोग इस अजीब से नाम वाले मल्टी मिलेनियर के बारे में और जानना चाहते थे। सब इस बारे में जानते थे कि मस्क ने इलेक्ट्रिक कार और स्पेसशिप पर बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है। मशहूर सेलिब्रिटीज और अमीर बिजनेसमैन के साथ मस्क का उठना बैठना था। कुल मिलाकर वे किसी शोमैन से कम नहीं थे, मगर असलियत में वे परेशानी से गुजर रहे थे। उनकी परेशानी का सबब थी टेस्ला और स्पेसएक्स की फाइनेंशियल हालत। इलेक्ट्रिक कार प्रोटोटाइप और रॉकेट लॉन्च पर उनका बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा था। प्रेस भी उनके फेल्ड प्रोडक्ट्स के लिए उनकी जमकर खिंचाई कर रहा था। और इस सबसे बकर परेशानी थी उनकी निजी जिंदगी की मुश्किलें। उनकी पत्नी जस्टिन के साथ उनका रिश्ता लगभग टूटने की कगार था। टेस्ला को अपने प्रोटोटाइप रोडस्टर को रिक्रिएट करने की ज़रूरत थी। स्पेसएक्स भी फाल्कोन 1 के लॉन्च की तैयारी में था। दोनों प्रोजेक्ट्स में मस्क को समय और पैसा दोनों लगाना पड़ रहा था। वे ज़्यादातर अब अपने काम में ही बिजी रहते थे और हफ्ते के 7 दिन ऑफिस में रहते थे। घर से उनका नाता लगभग टूट ही गया था। जस्टिन को लगने लगा कि वो मस्क की सिर्फ ट्रॉफी वाइफ बनकर रह गई है, ना कि लाइफ पार्टनर। जून 2008 में मस्क ने जस्टिन से तलाक लेने के लिए केस फाइल कर दिया। जस्टिन ने अपना दुहक खुलेआम अपने ब्लॉग में व्यक्त किया। वे अपने ब्लॉग में मस्क और तलाक की प्रोसीडिंग के बारे में लिखा करती थी। बिल्ली, जो मस्क के दोस्त और एक इन्वेस्टर थे, मस्क की दिमागी हालत को लेकर फिक्रमंद थे। उन्होंने मस्क को अपने साथ लंदन में छुट्टियां बिताने के लिए इनवाइट किया। लंदन के इस ट्रिप में मस्क की मुलाकात टलूला रायली से हुई, जो बाद में उनकी दूसरी पत्नी बनी। 22 साल की इंग्लिश एक्ट्रेस से उनकी ये मुलाकात एक सेटअप थी मस्क को डिप्रेशन से बचाने के लिए। लंदन की इस पूरी ट्रिप में रायली उनके साथ रही। वे खूब बातें करते और डिनर पर साथ जाया करते थे। जब मस्क लॉस एंजल्स वापस आए तो उसके कुछ ही हफ्तों बाद रायली भी उनके पास आ गई। मस्क ने रायली को बताया कि उनके पहले से ही 5 बच्चे हैं और ये भी कि उनका जल्द ही तलाक होने वाला है। बावजूद इसके मस्क ने रायली को जब प्रपोज किया तो रायली ने हाँ बोला दिया। ये वाकई एक तूफानी रोमांस जैसा था। मस्क को अपनी कंपनियां चलाने में जितनी भी दिक्कतें आ रही थी, रिले उन सब परेशानियों की गवाह थी। वो कहती थी, वो खुद किसी मौत की तरह दिखता है। मैं यही सोचती हूँ कि ये इंसान कहीं किसी दिन हार्ट अटैक से ना मर जाए। स्पेसएक्स ने कई नाकामयाब रॉकेट लॉन्चर्स पर अब तक मिलियंस गंवाए थे। वही टेस्ला ने भी प्रोटोटाइप पर बहुत खर्चा किया था। दोनों ही कंपनियां कंगाल होने वाली थी। मस्क को अपनी कीमती मैक्लारेन F1 बेचनी पड़ी, जिस पर उन्हें बहुत नाज था। साल 2008 के आखिर में उन्होंने अपने इन्वेस्टर दोस्तों से स्पेसएक्स और टेस्ला को फंड करने की गुजारिश की। उनकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज ने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देने के लिए पैसे की पेशकश भी की। मस्क को हर हफ्ते सैलरी देने के लिए पाई जोनी पड़ रही थी। इस दौरान नासा कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा था जो उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रीसप्लाई कर सके। मस्क ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि ये स्पेसएक्स को मिल जाए। जहां तक टेस्ला की बात थी, उन्होंने और फंडिंग के लिए इन्वेस्टर से बात की। उन्होंने अपना बचा खुचा पैसा भी इसके लिए लगा दिया और सोलर सिटी के अपने कुछ स्टॉक्स भी बेच डाले। किस्मत से 23 दिसंबर 2008 में नासा ने खुलासा किया कि उसने अपने ISS प्रोजेक्ट के लिए स्पेसएक्स को चुन लिया है। एजेंसी कुल 12 फ्लाइट्स के लिए उन्हें $6 बिलियन दे रही थी। उस वक्त मस्क किम्बल के साथ कोलोराडो में छुट्टियां बिताने गए हुए थे। जैसे ही ट्रांजैक्शन का प्रोसेस शुरू, खुशी से रो पड़े। एलोन मस्क खाली हाथ अमेरिका आए थे। उन्होंने अपना एक बच्चा खोया था और उनका तलाक लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बना था। वे अपनी सभी कंपनी से हाथ धोने की कगार पर थे और उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत पानी में मिलने जा रही थी। लेकिन एलोन मस्क बहादुरी के साथ इस दुख भरे दौर से निकलकर बाहर आए। जैसा कि उनके एक दोस्त का कहना था, जो उसके साथ 2008 में हुआ, कोई और होता तो शायद झेल नहीं पाता, मगर एलोन मस्क ने न सिर्फ इसे सहा बल्कि वे मेहनत करते रहे और अपने इरादों में डटे रहे। अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ झेलने के बाद उनकी मिसाइल, जिसका नाम फाल्कन 9 था, स्पेस तक पहुंचने में आखिरकार कामयाब रही। ये अलग अलग देशों और कंपनियों के लिए सैटेलाइट लेकर स्पेस में जाता था। ये रॉकेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सप्लाई भी डिलीवर करता था। फाल्कन 1 के बाद से ही मस्क ने परफेक्ट रॉकेट शिप बनाने में काफ़ी पैसे खर्च किए थे। सालों तक उनके इंजीनियर्स ने कोशिश की, मगर हर बार फेल होते रहे। आज स्पेसएक्स महीने में एक रॉकेट लॉन्च करता है। अपने लोकल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स को पछाड़कर ये मैदान में डटा हुआ है।
बाकी कंपनीज बाहर से मंगाए गए सप्लाईज पर निर्भर रहती है, लेकिन स्पेसएक्स पूरा रॉकेट खुद ही तैयार करता है। इसके अलावा एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री में उनकी रॉकेट कीमत भी काफ़ी कम है। मस्क और उनके इंजीनियर्स की टीम हमेशा ही स्पेसएक्स को और बेहतर बनाने के नए तरीकों की तलाश में रहते हैं। उनके बनाए रॉकेट रीयूसेबल है, वे धरती पर लौट सकते हैं। इंजीनियर्स ने उन्हें ऐसा बनाया है कि वे खुद ब खुद वापस लॉन्च पैड पर लौट आते हैं। स्पेसएक्स इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि मस्क बहुत मेहनत करते हैं और छोटी से छोटी चीज़ पर भी उनका पूरा ध्यान रहता है। मस्क का सबसे बड़ा ख्वाब है कि वे स्पेस फ्लाइट्स को और भी सस्ता और प्रैक्टिकल बना सके। अगर हमारे पास पर्याप्त रॉकेट सप्लाई हो तो शायद भविष्य में मार्स पर कॉलोनी बनाई जा सके। बाकी की एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री स्पेस को बोरिंग बनाती है, लेकिन स्पेसएक्स अपने रॉकेट्स और स्पेसशिप्स को मॉडर्न बनाने के लिए लगातार कोशिश में लगी हुई है। एलोन मस्क साइंस फिक्शन को हकीकत में तब्दील करने की नई नई कोशिशों में जुटे हुए हैं। टेस्ला मोटर्स ने 2012 से ही एस सेडान का मॉडल बाजार में उतार दिया था। ये लग्जरी कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है और सिंगल बैटरी रिचार्ज पर 300 मील की दूरी तय कर सकती है। इसकी रफ्तार है 4.2 सेकंड्स में 60 माइल्स पर आवर। इसमें 2 ट्रंक है। इसकी सीट कैपेसिटी 7 लोगों की है। आयल कारों में इस्तेमाल होने वाले इंजन और मशीनरी के बगैर मॉडल एस लगभग बिना किसी शोर के चलती है। इसमें सिर्फ एक ही बैटरी पैक है। इसके पिछले हिस्से में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। मॉडल एस बाकी लग्जरी सीडेन गाड़ियों से हर मामले में आगे है। इस कार के अंदर एक 17 इंच की टच स्क्रीन है, जहां से ड्राइवर कार के सभी कंट्रोल्स जैसे स्टीरियो, वॉल्यूम एडजस्टिंग या एयर कंडीशन वगैरह कंट्रोल कर सकता है। इसमें नेविगेशन और म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन भी मौजूद है। इसलिए तो मॉडल एस को जगह घेरने वाली भारी भरकम डैशबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे चलाने वाले को किसी चाबी या इग्निशन बटन की ज़रूरत नहीं है। इसमें बैठते ही इसका सेंसर ड्राइवर का वजन डिटेक्ट कर लेता है और कार खुद ही स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा मॉडल एस को हाईवे के किनारे बने किसी भी सोलर पावर स्टेशन पर फ्री रिचार्ज किया जा सकता है। ड्राइवर सीधा जाकर मॉडल एस के स्टोर्स में जाकर इसे खरीद सकता है या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है। किसी भी सूरत में इलेक्ट्रिक कार सीधे आपके घर या ऑफिस या जहां आप चाहे वहां डिलीवर कर दी जाएगी। क्योंकि इसे ट्यून अप या ऑयल चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मॉडल एस की मेंटेनेंस भी बहुत कम है। अगर कभी रिपेयर की ज़रूरत पड़े तो टेस्ला के इंजीनियर आकर इसे खुद लेकर जाएंगे। टेस्ला ने एक स्मार्टफोन ऐप भी बनाया है जो मॉडल एस के साथ मिलता है। इससे आप अपनी गाड़ी की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करके, जैसे कि फास्ट रिचार्ज, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार को लगभग एक गैजेट ही बना दिया है। जैसा कि इसके पहले खरीदारों में से एक का कहना है, इसने ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह बदल दिया। ये पहियों पर रखा एक कंप्यूटर है। राइव ब्रदर्स अपने कजन एलोन मस्क के साथ साउथ अफ्रीका में पले बड़े थे। .com बबल के आने से पहले उन्होंने एवरड्रीम नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली थी। ये भाई अब कोई नया वेंचर ढूंढ रहे थे। मस्क ने सलाह दी कि उन्हें सोलर एनर्जी के फील्ड में कुछ करना चाहिए। उस वक्त तक सोलर पैनल खरीदकर इंस्टॉल करना ग्राहकों के लिए काफ़ी मुश्किल काम था और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि घर की छतों पर लगे सोलर पैनल को पर्याप्त सूरज की रोशनी मिलेगी। राइव भाइयों ने 2006 में सोलर सिटी की शुरुआत की। कंपनी के पास ऐसा सॉफ्टवेयर था जिससे पता चल सकता था कि सोलर एनर्जी सोर्स किसी भी जगह के लिए कंपेटिबल है कि नहीं। सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए सोलर सिटी के पास एम्प्लॉइज़ की एक टीम भी थी। इसके अलावा पैनल्स को मंथली फिक्स रेट के हिसाब से किराए पर लिया जा सकता था। मस्क इस सोलर सिटी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, जिनके पास कंपनी का 30% हिस्सा था। 6 साल बाद सोलर सिटी यूएस की सबसे बड़ी सोलर इंस्टॉलर बन गई। घरेलू इंस्टॉलेशन से शुरुआत करके ये अपनी सर्विसेज अब बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे वॉलमार्ट और इंटेल आदि को देते थे। साल 2012 में सोलर सिटी एक पब्लिक कंपनी बन गई और 2014 में इसकी नेटवर्थ $7 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। मस्क ने देखा कि सिर्फ घंटे भर की सोलर एनर्जी से दुनिया की पूरी एनर्जी डिमांड 1 साल तक पूरी की जा सकती है। इसका तरीका ये था कि बैटरी पैक्स को चार्ज रखा जाए, जिन्हें रात के समय और बिजली जाने पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही बेहतर क्वालिटी के सोलर सेल्स का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदला जाना चाहिए। साल 2014 में ये सब मुमकिन कर दिखाया। 3 कंपनियों ने अलग अलग फील्ड्स में अपना शुरुआत बेहद मामूली तरीके से की। तब इन्हें कोई भी नहीं जानता था, मगर ये मस्क की कड़ी मेहनत और लगन का ही फल था कि ये तीनों ही कंपनियां अपने अपने फील्ड्स में बेहतरीन साबित हुई। साल 2025 में टेस्ला की बनाई 6 गाड़ियां मार्केट में आ जाएंगी। आने वाले समय में सोलर सिटी एक बहुत बड़ी यूटिलिटी कंपनी बन जाएगी।
फ्यूचर में स्पेस एक्स वीकली फ्लाइट से हर हफ्ते कार्गो और इंसानों को स्पेस में भेज सकता है। इसके रियूजेबल रॉकेट्स मून का चक्कर काटकर धरती पर वापस ठीक उसी लोकेशन पर लौट आया करेंगे जहां से लॉन्च हुए थे। और मून के बाद स्पेस एक्स की अगली मंजिल होगी मार्स। एलोन मस्क की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ये है कि उनकी सभी कंपनियां एक दूसरे से रिलेटेड है। उनकी कंपनी सोलर सिटी इलेक्ट्रिक कार को रिचार्ज करने के लिए सोलर पैनल प्रोवाइड करती है। टेस्ला बैटरी पैक्स प्रोड्यूस करती है जिन्हें सोलर सिटी बेचती है। स्पेस एक्स और टेस्ला अपने प्रोडक्ट्स के डिजाइन और मैन्युफैक्चर पर नॉलेज शेयर करती है। तीनों ही कंपनियां मस्क के भविष्य के सपने को रिप्रेजेंट करती है। वे इंसानियत के लिए ऐसी एनर्जी चाहते हैं जो कभी खत्म न हो सके, जिससे मानवता का विनाश होने से रोका जा सके। एलोन मस्क के जीवन में कई मुश्किल घड़ियां आई। बचपन में उन्हें स्कूल में बहुत परेशान किया गया। उनके पिता के साथ उनका रिश्ता खटास भरा रहा। अपने पहले बच्चे की मौत का सदमा उन्हें झेलना पड़ा और उनकी पहली शादी भी टिक नहीं पाई। इस तरह उन्होंने ज्यादातर खोया ही था। उनकी कंपनी बर्बाद होते होते बची थी। प्रेस उनकी निजी जिंदगी और कंपनी की नाकामी को लेकर हमेशा उन्हें बदनाम करता रहा। लेकिन इस सबसे बावजूद एलोन मस्क ने हार कभी नहीं मानी। वे अपने रास्ते पर चलते रहे और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में लगे रहे। मस्क वीकेंड्स पर भी काम करते थे और यही वे अपने एम्प्लॉइज से भी चाहते थे। एक ऐसा वक्त भी आया जब वे तलाक के बाद जस्टिन के साथ साउथ अफ्रीका घूमने गए। वहां उन्हें मलेरिया हो गया और उन्हें 10 दिन तक आईसीयू में रहना पड़ा था। इस बारे में मस्क ने कहा, मैं मरते मरते बचा हूं। छुट्टियों के बारे में मेरा यही विचार है कि छुट्टियां जानलेवा हो सकती है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर ऑल।